जब मैंने अपनी 10th क्लास पास करी तो मुझे पता नहीं था मैं आगे और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो ज्वाइन करने के बाद कमेंट कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन कौन क्लास कर रहा है।
बाकी बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। शादान हैं, गुलफ्शा हैं, फैसल, ताबिश। वालेकुम सलाम। थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं हम लोग, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तौकीर है, मोहम्मद अमान, अबरार सिद्दीकी, हलीमा सिद्दीकी, रमीज़ अख्तर, और ये हमारे बीच एक अंग्रेज़ एडवर्ड एलरिक। सब लोग स्वागत करें इनका। अच्छा, काशिफ हैं ये। बाकी सब 5 मिनट वेट कर लें। जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया है वो लोग कमेंट करते हैं, मेरे को बता दें आप में से कौन कौन क्लास कर रहा है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे नाम वाम तो नज़र आता नहीं है। फैसल ख़ान, वालेकुम अस्सलाम। नबील, नबील भी हैं आज। नबील तेरी पहली क्लास है शायद, इससे पहले वाली क्लासेस में शायद तुम नहीं थे, या मुझे पता नहीं चला। चले जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेरा ख्याल है पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड कर रहे थे। आज भी नेशनल इनकम चलेगा, और नेशनल इनकम में पॉसिबली आज लास्ट क्लास होगी या कल हो जाएगी लास्ट क्लास। एक या दो क्लासेस बाकी हैं, कहने का मतलब ये है। आज भी नेशनल इनकम चलेगा। मनिकेश सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नबील साहब थे लेकिन नाम बदल के थे। ओके, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। हम लोगों को क्या करना था, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इनकम मेथड करवा दिया था, तो आज का डिस्कशन हम एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। छोटा सा एक्सपेंडिचर मेथड जो है, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन करने हैं हमें, वो फटाफट से डिस्कस करके, जो मेन टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स कितने तरह के होते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक पहले हम कर लेते हैं, मेथड्स, सॉरी, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। चले जी, ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ लास्ट क्लास का। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं करी है किसी वजह से, या करी थी लेकिन याददाश्त के बहुत ज़्यादा मजबूत बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए रिवीजन करवा दिया जाए। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं, तो उन प्रिकॉशंस में ध्यान दीजिए। प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, छः प्रिकॉशंस लिखवाए थे जहाँ तक मुझे याद है। पहला प्रिकॉशन था, अगर किसी को स्पेशली किसी पॉइंट में डाउट है तो वो मेरे को लिख के भेज सकता है, अदरवाइज़ मैं सारे डाउट, मतलब मैं पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूँ, तो इसमें जो जो कवर हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी आपको अगर स्पेशली किसी पॉइंट में डाउट है, हाँ जी, तो पहला प्रिकॉशन
था हमारा कि जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे इनकम मेथड का इस्तेमाल करके, तो उसमें हम ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं करेंगे जी ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र इनकम जो है वो प्रोडक्टिव इनकम नहीं होती हैं। वो इनकम जो है किसी भी प्रोडक्टिव सर्विसेज को रेंडर करके अर्न नहीं करी जाती हैं। ट्रांसफ़र इनकम जो है वो रिसीविंग तो है, लेकिन वो कमाई नहीं गई है, वो सिर्फ रिसीव हुआ है, वो ट्रांसफ़र किया गया है स्कॉलरशिप और डोनेशन, चैरिटी, गिफ्ट्स के फॉर्म में। इसलिए क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। दूसरा प्रिकॉशन बताया था कि अगर हम सेकेंड हैंड गुड बेचते हैं तो सेकेंड हैंड गुड को बेच के जो भी पैसा आता है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड की जो वैल्यू है उसको जब फर्स्ट टाइम सेल किया गया था और जो फर्स्ट टाइम सेल पे इनकम जनरेट हुई थी, उसी टाइम पे इसकी इनकम को हम नेशनल इनकम काउंटिंग में इंक्लूड कर चुके हैं। तो जब दोबारा इसी चीज़ को बेचा जाएगा तो सेकेंड टाइम में हम इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम में जब इसको बेच के पैसा आ रहा है तो इसकी वजह से किसी भी देश के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई एडिशन नहीं हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको आप किसी को सेकेंड हैंड बिकवाने में हेल्प करते हैं, मतलब आप एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं या ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले आप ब्रोकर चार्ज लेते हैं, ब्रोकेजेस लेते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो जो सर्विस है उसको प्रोडक्टिव सर्विस माना गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आता है, फाइनेंशियल एसेट को बेच के, फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? जैसे डिबेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब कहलाती हैं आपकी फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट को बेच के जो पैसा आता है वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका लॉजिक सिंपल है कि सर फाइनेंशियल एसेट जो है वो उसकी कोई एग्जिस्टेंस, मतलब एज एन वो कोई गुड नहीं है, ना वो सामान की कैटेगरी में आता है ना सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो उसको बेच के जब पैसा आएगा ना तो उसको हम नेशनल इनकम में इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको बेचने से देश के ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट जो है वो सिर्फ एक पेपर क्लेम है, एंटाइटलशिप है, ओनरशिप को इंडिकेट करता है। उसको बेच के जो पैसा आता है वो किसी भी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी वही कि सर अगर उसको बिकवा के कोई कमीशन लेता है, कोई ब्रोकरेज लेता है, तो उसका क्या करेंगे? तो ब्रोकरेजेस जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट को बेच के जो पैसा आता है ना, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। खैर इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप लोगों को याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो कोई मसला भी नहीं है। फाइनेंशियल एसेट को बेच के जो पैसा आता है उसके लिए टेक्निकल टर्म है कैपिटल गेन। तो जो कैपिटल गेन आ रहा है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ब्रोकरेज कोई रिसीव करता है इसको बिकवाने पे, उसको इंक्लूड किया जाएगा। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स का मतलब जैसे कोई लॉटरी इनकम है या किसी और गेम में पार्टिसिपेट करने से आप कोई पैसा जीते हैं, कोई इनकम आई है आपको, वो इनकम भी प्रोडक्टिव इनकम नहीं है। आपने किसी लॉटरी में पैसा लगा दिया, आपने हॉर्स रेस में पैसा लगा दिया या किसी और गेम में पैसा लगाया या किसी गेम में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वहाँ से पैसा जीते, ये सब जो है प्रोडक्ट, वहाँ से जो पैसा आया वो प्रोडक्टिव इनकम नहीं मानी जाएगी, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रूल बड़ा डाइसी सा है कि इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं सर और इसको इंक्लूड नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड करता है कि अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं, नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं मार्केट प्राइस पे तो इंक्लूड करेंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाह रहे हैं तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, पढ़ाते पढ़ाते एक फेवर कर दो सब लोग, मेरा चैनल जो है ये वाला, जिस पे ये वो चैनल नहीं है जिस पर हम पहले क्लास कर रहे थे, खैर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, बेल भी बजा दीजिएगा। चले खैर आगे चलते हैं। ये सब लास्ट क्लास का डिस्कशन था, इसमें
इतना ही पढ़ा था हमने। अगर आपको स्पेशली किसी पॉइंट में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं हम लोग, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। दो ही ऑब्जेक्टिव हैं आज की क्लास के, एक तो प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे और एक टाइप्स ऑफ गुड्स करेंगे। बाकी टाइम मिला तो आगे देखेंगे। जिस तरीके से इनकम मेथड के प्रिकॉशंस हैं वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस देखिए, इनकम मेथड में हम कोई भी ऐसी इनकम इंक्लूड नहीं करते जिसका किसी सामान या सर्विस से लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट में कोई मतलब देश के गुड्स या सर्विस में कोई एडिशन नहीं करना, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक उसी तरीके से अगर हमने कोई खर्चा किया है ना, तो वो खर्चा उस खर्चे की वजह से कोई नई चीज़ बननी चाहिए, या आपने किसी नई सर्विसेज के लिए पेमेंट करी हो, तो ही उस खर्चे को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। आपको याद होगा एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके निकालते हैं। हम हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा, मतलब जितने सेक्टर्स हैं सबके खर्चों को ऐड करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना है कि जब सारे खर्चे ऐड हो रहे होते हैं तो वो सारे खर्चे सिर्फ वो वाले खर्चे हैं जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए खर्च किए गए, या तो किसी फाइनल गुड पे खर्च किए गए या किसी तरह की सर्विसेज को रिसीव करने के लिए खर्च किए गए। सिर्फ उन्हीं खर्चों को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। कौन से खर्चे नहीं आएंगे? पहला, सर ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर्स नहीं आते। ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर क्या होता है? ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र इनकम की तरह ही है जैसे ट्रांसफ़र इनकम्स होते हैं। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब है जो इनकम आपने बेसिकली अर्न नहीं करी है, सिर्फ रिसीव करी है। अर्न करने का मतलब कोई सर्विसेज देके आपने कमाया नहीं है, सिर्फ आपको मिल गया है। उसी तरीके से ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर है कि आप किसी को पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट उसके किसी काम के बदले, उसकी किसी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले नहीं है। उसको आप दे रहे हैं एज अ, क्या कहेंगे उसको, एज अ सेवा भाव दे रहे हैं कि ठीक है रखो तुम्हें, जैसे डोनेशन है, जैसे चैरिटी है, गिफ्ट्स हैं, इस तरह की पेमेंट हो रही है। वन साइडेड है, उधर से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक तरफ से जा रहा है। दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल वन साइडेड ट्रांजैक्शन को यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो एक तरफा है, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप सिर्फ दे रहे हो। तो इस तरह के खर्चों को हम ट्रांसफर एक्सपेंडिचर कहते हैं। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर देश के गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। कोई चीज़ आप नहीं खरीद रहे, कोई सर्विसेज आपको नहीं मिल रही, आप सिर्फ पैसा दे रहे हैं। तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, उसी तरीके से सेकेंड हैंड गुड को खरीदने पे आपने जो पैसा खर्च किया, सर ये तो इनकम मेथड जैसा ही है, सब कुछ इनकम मेथड जैसा है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। सेकेंड हैंड गुड को आप खरीद रहे थे, उस पे पैसा, उसके लिए पेमेंट करी आपने, तो सेकेंड हैंड गुड को परचेज करने के लिए जो खर्चा आपने किया है उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। उसका रीज़न है कि सेकेंड हैंड गुड्स जो हैं वो बेसिकली ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, कोई नई चीज़ आप नहीं खरीद रहे हैं। तो बनी बनाई चीज़ खरीदने के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। उस पे जितना पैसा खर्च हुआ उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न ऑब्वियस है, कोई नई चीज़ नहीं है, नया सामान नहीं है, नई सर्विस नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू सेकेंड हैंड गुड परचेज किया था और उस एजेंट को आपने कमीशन दिया, ब्रोकरेज चार्ज दिया, तो भाई साहब ये उसके प्रोडक्टिव सर्विस के लिए पेमेंट हो रही है। और जहाँ पे प्रोडक्टिव सर्विस आ रहा है वहाँ पे आप कमीशन या ब्रोकरेज चार्जेस को इंक्लूड करेंगे। तो एजेंट को अगर कोई कमीशन दिया है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, या ब्रोकरेज आपने पे करी है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद एक और है इनकम मेथड से मिलता जुलता, फाइनेंशियल एसेट पे पैसा खर्च किया। फाइनेंशियल एसेट पे पैसा खर्च किया मतलब फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करने पे पैसा खर्च किया। मतलब जैसे डिबेंचर्स आपने खरीदे, बॉन्ड्स आपने खरीदे, प्रेफरेंस शेयर्स किसी कंपनी के आपने खरीदे,
कोई भी सिक्योरिटी परचेज करिए, मोटा मोटी समझ लो कि किसी कंपनी के अंदर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट परचेज किया, तो फाइनेंशियल एसेट पे जो आप खर्चा कर रहे हो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं करते थे। अभी पीछे मैंने बताया फाइनेंशियल एसेट को बेच के जो पैसा आता है ना, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो आपको कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं करना होता नेशनल इनकम में, जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से जब एक्सपेंडिचर मेथड लगा के आप नेशनल इनकम निकालेंगे, तो फाइनेंशियल एसेट पे जो आपने खर्चा किया, किस तरह का खर्चा, उसको खरीदने के लिए जो खर्चा किया, जैसे आपने सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड से डिवेंचर परचेज किए, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आपने इनको खरीदने के लिए किसी बंदे को कमीशन दिया, ब्रोकेज पे किया, तो जो भी ब्रोकरेज चार्जेस आपने पे किए हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे इनकम मेथड की तरह ही। अच्छा जी, 3 हो गए, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाला खर्चा, जो पैसा इंटरमीडिएट गुड पे खर्च होता है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जो पैसा हम फाइनल गुड पे खर्च करेंगे ना, सिर्फ उसको ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो हमने ये कैलकुलेटर परचेज किया, साल भर में एक ये कैलकुलेटर परचेज किया, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 500। हम क्या करेंगे इस पे, क्योंकि ये फाइनल गुड है, इस पे जो खर्चा हो रहा है इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि फाइनल गुड पे किया गया है खर्चा। लेकिन आप मेरे से कहो सर ये फाइनल गुड 500 रुपये का है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल भी तो आया था 100 रुपये का। इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी थी ना वो 100 रुपये की थी, इसमें जो बटन्स लगे ना रबर के, ये 50 रुपये का था। तो इसके अलावा मतलब कुल मिला के इस पे जो रॉ मटेरियल है लगा हुआ वो 200 रुपये का है। आप मेरे से कहते हो कि सर आपने इसकी जो फाइनल गुड की वैल्यू है 500 रुपये, वो तो आपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दी, लेकिन जो रॉ मटेरियल खरीदा था 200 रुपये का, वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, वो जो हमने नेशनल इनकम में 500 इंक्लूड किया, क्या उसके अंदर रॉ मटेरियल की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी? वो 500 रुपये की जो चीज़ है उसके अंदर 200 रुपया रॉ मटेरियल का तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना भाई। तो अगर आप फाइनल गुड की वैल्यू को भी इंक्लूड करोगे और उसके बाद आप मेरे से कहते हो कि सर आप रॉ मटेरियल की वैल्यू को भी इंक्लूड करो, इसका मतलब हो गया कि मैं एक बार फाइनल गुड की वैल्यू के साथ रॉ मटेरियल की वैल्यू इंक्लूड कर रहा हूँ। फाइनल गुड में तो रॉ मटेरियल की वैल्यू जुड़ी हुई होगी, वो इंक्लूड किया और उसके बाद फिर से रॉ मटेरियल की वैल्यू इंक्लूड कर दूँ, तो एक ही चीज़ की 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। और डबल काउंटिंग हो जाने की वजह से क्या होगा, नेशनल इनकम आपको ओवर वैल्यूड नज़र आएगा, बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और उस ओवर वैल्यूएशन की वजह से आपको देश की जो एक आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो आपको बेहतर लग सकती है, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा करती है फॉर्म, या इंटरमीडिएट गुड पे जितना भी खर्चा होता है हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओन प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओन प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने जितना आउटपुट किया है उसका कुछ हिस्सा खुद कंज्यूम कर लिया। ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि आपने टोटल 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ये आपकी फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड की वैल्यू कितनी है, फाइनल गुड की वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए। 5000 यूनिट जो बनाए ना उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। आपने क्या किया, इसमें से कुछ हिस्सा तो खुद कंज्यूम करने के लिए आप घर ले गए, मान लो 2000 यूनिट जो है आप घर पे इस्तेमाल करेंगे और बाकी 3000 यूनिट जो है वो आप बाज़ार में बेचेंगे, या जो भी है 3000 यूनिट जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए। मेरा ये सवाल है कि मुझे टोटल खर्चा दिखाना है, मुझे फाइनल गुड पे मैं जितना पैसा खर्च करता हूँ ना, फाइनल गुड पे जितना पैसा खर्च हुआ है
उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। रॉ मटेरियल की वैल्यू को तो इंक्लूड नहीं करते, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब फाइनल गुड ना 5,000 बनाया था मैंने, उस पर 1 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन इसमें से 2,000 यूनिट मैं घर ले गया जिसकी वैल्यू है 40,000। 2,000 यूनिट उसकी कीमत है 40,000, तो 40,000 रुपये का माल अपने घर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और ये जो 3,000 यूनिट है ना ये बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मेरे को बताओ नेशनल इनकम में मुझे क्या करना चाहिए? 3,000 है ना, इसकी वैल्यू है 60,000 रुपये। नेशनल इनकम में मुझे कितनी वैल्यू इंक्लूड करनी चाहिए? क्या मैं 1 लाख दिखाऊं क्योंकि फाइनल गुड पे होने वाला खर्चा 1 लाख है, या मैं उसमें से 40,000 हटा दूं क्योंकि 40,000 तो मैंने खुद कंज्यूम कर लिया, या फिर सिर्फ 60,000 दिखाऊं? बताएं ज़रा मेरे हिसाब से। अच्छा तुम लोग पहले आंसर करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि नेशनल इनकम में क्या आना चाहिए। नेशनल इनकम में 1 लाख आएगा, 60,000 आएगा, या 40,000 आएगा? फटाफट से आंसर करो। मकसूद आलम साहब, आप क्वेश्चन नंबर 154 मेरा ख्याल है कई दफ़ा कमेंट कर चुके हैं। सरकार अभी समझा रहा हूँ मैं कुछ, तो अभी आप ये समझ लो, जब तो नया ही टॉपिक चल रहा है। 154 का जो डाउट है बाद में क्लियर करेंगे। अरसलान का आंसर आ गया है 3,000 यूनिट दिखाओ सर। 3,000 यूनिट, ओके। और बच्चे 6,000 यूनिट, ओके। 6,000 नहीं 60,000 रुपये, ओके ठीक है, मतलब तुम्हारा भी 3,000 यूनिट की वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए। यूसुफ का आंसर है 60,000, शादान अहमद का 60,000, मकसूद का है 1 लाख, ओके। और कोई आंसर देना चाह रहे हैं? गुलफशा परवीन 1 लाख, हलीमा 60,000, एडवर्ड एलरिक 60,000, खुशियन, सब एक के पीछे एक लग गए हैं, सब 60,000 भेजने लग गए हैं। आंसर है 1 लाख। देखिए जी, असल में हमें फाइनल गुड की वैल्यू चाहिए होती है, फाइनल गुड पे जो खर्चा आपने किया ना वो चाहिए। अब आप उसमें बाजार में कितना बेच रहे हो, घर कितना इस्तेमाल कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैंने आपको क्या बोला है? आपको बोला कि जितना भी खर्चा हम फाइनल गुड पे करते हैं ना उस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, बस फाइनल गुड पे आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 6,000 उसमें से बेचा, 6,000 बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4,000 घर लेके आ रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनल गुड की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए यानी कि पूरे 5,000 यूनिट की वैल्यू को हम दिखाएंगे, यानी कि जो आपने सेल किया बाजार में ये भी दिखाएंगे, और जो आप सेल्फ कंज्यूम खुद के लिए जितना आपने रख लिया, मतलब सेल्फ कंज्यूम जो किया था उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। यही पॉइंट लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन, कि खुद के प्रोडक्शन के लिए कुछ यूनिट्स आपने बनाए, उस पर जो पैसा खर्च आपने किया उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में दिखाएंगे। क्योंकि रूल बहुत सिंपल है, फाइनल गुड पे जितना पैसा खर्च होता है उसको दिखाना होता है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें से खुद कितना कंज्यूम कर रहे हैं, बाजार में कितना बेच रहे हैं। फाइनल गुड की सारी वैल्यू इंक्लूड होगी, चाहे आपने सेल्फ प्रोडक्शन के लिए उस पर पैसा खर्च किया हो या बेचने के लिए पैसा खर्च किया हो। अमान भी ज़माने से हटके चलते हैं एकदम। अच्छा तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड का सवाल है, अच्छा अमान मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें किसी को डाउट है? एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, ये हमारे टोटल 5 प्रिकॉशंस हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड पे जो पैसा खर्च हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल एसेट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन दोनों जगह सेकेंड हैंड गुड और फाइनेंशियल एसेट को बिकवाने के लिए जो पैसा आपने ब्रोकर को दिया है एज अ ब्रोकर चार्ज उसको हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्टिव वो बेसिकली प्रोडक्टिव सर्विस है और उसके लिए जो खर्चा हो रहा है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इंटरमीडिएट गुड क्या है? इंटरमीडिएट गुड का मतलब है फाइनल गुड को बनाने के लिए आपने किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। जब हम फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू तो इंक्लूडेड होती ही है। जैसे ये प्लास्टिक की बॉडी इसकी 100 रुपये की खरीदी, ये बटन जो है इसमें ये 50 रुपये के खरीदे, इसमें एक सेल डलता है वो 20 रुपये का खरीदा, ठीक है जी। ये ग्लास जो है ये 30 रुपये का खरीदा, तो टोटल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हो गई 200 रुपये।
लेकिन जब इसको बाजार में बेचा, मतलब जब बनके ये तैयार हुआ, असेंबल करके जब मैंने इसको तैयार कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 500। कैसे हो गई? क्योंकि इसमें सर्विसेज मतलब लेबर चार्जेस वगैरह सब जुड़े हैं। तो भाई साहब इसकी जो वैल्यू है 500 रुपये मैं ऐड करूंगा, फाइनल गुड की वैल्यू को मैं नेशनल इनकम में इंक्लूड करूंगा। अब मुझे 200 अलग से ऐड करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो 500 में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी ना, इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पे डबल काउंटिंग हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड की। एक दफ़ा फाइनल गुड के साथ जुड़ा हुआ है वो, फिर एक दफ़ा आप अलग से ऐड कर देंगे, तो देयर विल बी डबल काउंटिंग ऑफ द इंटरमीडिएट गुड, which will lead to the overvaluation of the entire national income, which will give you the wrong perspective of the country। मतलब एक इकोनॉमी का एक गलत पिक्चर आपके सामने रखेगा, समझे जी। उसके बाद लास्ट हमने किया एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। तो ये था प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रुप में शायद मैंने PDF सेंड किया था, ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरेटिकल नोट्स का। आप लोग फटाफट से वो निकालें, उसमें प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड दे रखा है मैंने, वो पढ़ें। कोई डाउट है तो पूछें फटाफट से, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, नोट्स निकालो और फटाफट से पढ़ो। मैं भी यहाँ से आपको खोल के दिखा देता हूँ कौन से नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। किसी के पास अगर PDF नहीं है तो वो मैसेज कर देना क्लास के बाद, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। और जिसके पास नहीं है वो अभी भी मैसेज कर दे, अभी कर दूंगा मैं। ताबिश साहब पता नहीं कहाँ अटके हुए, कोई सेंस हुआ इस बात का? सर प्रिकॉशंस कैसे हुआ? सर नहीं किया था, मतलब क्या बोल रहा है तू? प्रिकॉशन कैसे हुआ? ये प्रिकॉशन नहीं है, क्या है भाई? प्रिकॉशन का क्या मतलब है आपको? कि आप किसी बात का ख्याल रखें जब नेशनल इनकम निकालें। असल में प्रिकॉशन टर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सब आपको एक्सपेंडिचर्स ही लगते हैं, नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ही है। आप कोई खर्चा कर रहे हैं, हमारा दिमाग ये कहता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ मैंने फाइनेंशियल एसेट पे पैसा खर्च किया, आप आओगे भागते हुए, सर ऐड करो ऐड करो ऐड करो, ये तो खर्चा है। नहीं, खर्चा आपको वहाँ पे इस बात का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि वो खर्चा प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो कुछ खर्चों को लिस्ट आउट कर दिया गया कि इनको लेके एटलीस्ट कन्फ्यूजन ना रहे, बाकी आप दिमाग लगा लेना हर जगह। कुछ खर्चों को लिस्ट आउट कर दिया गया कि इन खर्चों को लेके आप खास करके एक प्रिकॉशन लेके चलें कि जहाँ भी ये खर्चे आते हैं इस बात का ख्याल रखना है कि इसको इंक्लूड नहीं करना। एग्जाम में इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में इस पर थियोरेटिकल ही क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर का सवाल आता है, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड जो भी है, एक आएगा 4 नंबर का। गुलफशा परवीन पता नहीं क्या था मैं, सर मेरे पास नहीं है PDF। गुलफशा आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मैं वो आप व्हाट्सएप करो, मैं करता हूँ फटाफट से फॉरवर्ड। और बाकी लोग प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पढ़िए, जल्दी करो। मैं ग्रुप में ही शेयर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। फैसल खान नहीं है सर, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने। और यहाँ देख लें, मैं पढ़ भी देता हूँ। प्रिकॉशंस मैंने बताया एक्सपेंडिचर मेथड के पहला बताया था, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि लिखा है इसमें विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इफ इट इज इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर ट्रांसफर पेमेंट को नहीं करना, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स
को नहीं करना, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट नहीं करना। देखो मैं ये सारा नहीं पढ़ सकता इस टाइम, अगर पढ़ूंगा बहुत टाइम लगेगा। मैंने समझा दिया है, होपफुली सारा क्लियर होगा आपको। जिसको फिर भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट कर दो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मैं दे देता हूँ, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यार ग्रुप में शेयर कर दिया, मेरे को मैसेज मत करो अब। चलो ठीक है, पढ़ लो फटाफट से, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो पूछो, रीड करेंगे सब। ताबिश का है सर 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है भाई? 5th पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ ओन प्रोडक्शन। अभी तो बताया कि अगर आप कोई चीज़ खुद के लिए प्रोड्यूस करते हो तो उस पर खर्च हो रहा है ना, और जो चीज़ आप खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो फाइनल गुड की कैटेगरी में भी तो आएगा। तो फाइनल गुड पे जितना भी आपने खर्च किया, चाहे उस फाइनल गुड को आप खुद के इस्तेमाल में लाएं या बेचने के लिए इस्तेमाल करें, इससे मतलब नहीं है। फाइनल गुड जो बनके तैयार हुआ है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में दिखाना है आपको, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारा ज्ञान लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर मारो, इसमें थ्योरी है। अब किसी के समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया है मैंने, ठीक है। बाकी आपको मैंने मीनिंग बता ही दिया है उसका। सर पेज बता दें। ओ भाई अभी पेज ही ढूंढ रही हैं। पेज नंबर 61 है शुरुआत के, मतलब वो वैसे जो मैंने PDF सेंड किया उसमें पेज नंबर 10 होगा, पेज नंबर 10 होगा, या शायद 11 होगा, 10 या 11 के आसपास। ये देख लो फटाफट से पढ़ो और जल्दी बताओ, फिर आगे चलें, 1 घंटा इसी में निकल जाएगा वरना। जैद वैद नहीं है क्या आज? सारे मॉडल बच्चे गायब लग रहे हैं। सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किस में इम्पोर्टेंट क्या है भाई, किस में इम्पोर्टेंट क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर किस में, थ्योरी में इम्पोर्टेंट क्या है ये पूछना चाह रहे हो? ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है पूरा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड एग्जाम में आता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है पूरा ही। अब इसमें से भी तुम चाहते हो मैं छाड़ दूं, तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं। जो 5 पॉइंट है 5 आपको पढ़ने हैं, समझ आ रहा है तो समझने हैं, नहीं आ रहा तो आपका फेवरेट काम करना है आपको, रट्टा मारो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। चलो भाई लोग आगे चल रहे हैं, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? सर नोट्स में लिखा है विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या? ताबिश साहब कह रहे हैं कि 5th पॉइंट का जो है, मतलब अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो मैंने भी तो यही बताया भाई, इंक्लूड करेंगे, फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। अब चाहे वो आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं उसका या बाजार में बेच रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल गुड की वैल्यू होगी तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। फाइनल गुड पे जितना खर्चा है उसको इंक्लूड करेंगे। शादान का आंसर आ गया है सर, क्लियर है। मोहम्मद को डाउट है ट्रांसफ़र पेमेंट, यार ट्रांसफ़र पेमेंट भाई साहब, हो भाई मुझे मारो। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है कोई भी खर्चा आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है। कोई पेमेंट आप किसी को कर रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो पेमेंट आप कर रहे हैं किसी को एज क्या कह सकते हैं उसको, दान की नीयत से कर रहे हैं,
सेवा की नीयत से कर रहे हैं कि भाई ये डोनेशन है, रखो मेरी तरफ से, चैरिटी है, रखो मेरी। जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोग अपने जेब से, अपने पर्सनल लेवल पर जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो वो जो जितना भी खर्चा कर रहे हैं फूड पे, राशन पे, वो सब क्या है, वो प्रोडक्टिव खर्चा थोड़ी है, वो सब तो उनके मदद के लिए है सर। तो उन सब खर्चों को हम कहते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर। वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि उन खर्चों से देश का कोई भला नहीं हो रहा, समझ रहे हो, देश में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, कोई सर्विस नहीं क्रिएट हो रही, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। होपफुली क्लियर होगा यार। अब बढ़ते हैं आगे। अरसलान का एकदम $1,000,000 क्वेश्चन है, सर पूरे पीडीएफ में क्या इंपॉर्टेंट है? मेरा इस पे बेहतरीन जवाब, पूरा पीडीएफ रट ले। चलो आगे चल रहे हैं। सेलेक्टिव नोट्स भेजें, उसमें भी इनको चाहिए कि इसमें से भी बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो भेजा है वो सब सेलेक्टिव है, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सब है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, जो दूसरा मुद्दा है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। जैसे आप सब ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है, 11th क्लास में पढ़ा होगा कि गुड्स ना दो तरह के होते हैं। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में मैंने बताया है कि गुड्स जो है कई तरह के होते हैं। एक होता है सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है जी, फिर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिफन गुड, लग्जरी गुड, नेसेसिटी गुड्स, बहुत तरह के गुड्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल है, गुड्स को सिर्फ दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं उसकी। एक को हमने नाम दिया है इंटरमीडिएट गुड, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरा है आपका दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है सर फाइनल गुड। फाइनल गुड, दो तरह के गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है जी कोई भी चीज़ जो आप परचेज कर रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल करके आप कोई दूसरी चीज़ बना सकें। मतलब सर सीधा सीधा बोलो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल मान सकते हो। इनपुट कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको आप एज एन इनपुट यूज़ करेंगे किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए। जो चीज़ आपने खरीदी है ये उसमें इस्तेमाल होगा, उसके अंदर जुड़ जाएगा, लग जाएगा ताकि दूसरी चीज़ बनके तैयार हो सके, वो इनपुट है। उस इनपुट गुड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो पहली चीज़ क्या है? आपने कोई चीज़ परचेज करी है ताकि उससे दूसरी चीज़ बना सकें, उसको एज एन इनपुट इस्तेमाल कर सकें, इंटरमीडिएट गुड है। या फिर आप कोई चीज़ खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, कुछ बनाएंगे नहीं आप, जो चीज़ आपने खरीदी एज इट इज़ आप उसको सेल कर दोगे आगे। तो कोई चीज़ जो आप एज एन इनपुट यूज़ करने वाले हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एनी फाइनल गुड, किसी फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज एन इनपुट। या फिर आप सीधा सीधा उसको रीसेल कर देंगे, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड है। जो बंदा उसको एज एन इनपुट खरीद रहा है या जो उसको रीसेल के लिए खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट उसके लिए इंटरमीडिएट कहलाएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप का डीलर है, इलेक्ट्रॉनिक डीलर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करता है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक डीलर के पास जो है, मान लो एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो क्या करेगा? फ्रिज जो है वो अपने दुकान पे इस्तेमाल करने के लिए उसने नहीं खरीदा, उसने 10-12 यूनिट फ्रिज के खरीद रखे हैं, तो जाहिर है वो 10-12 यूनिट खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद रहा है। किसके लिए खरीद रहा है? वो खरीदेगा बेचने के लिए। तो बेचने के लिए जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। जो गुड आप परचेज कर रहे हैं ताकि उसको आप आगे बेच सकें और वहाँ से कुछ पैसा कमा सकें, वो कहलाता है आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए ख़रीदी है, जैसे मैं इस नोटबुक की बात करूं, पता नहीं तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये नोटबुक। अब ये जो नोटबुक है ना, इसमें
अलग से, मतलब ये शुरू से ऐसा नहीं था। जो इसको बनाने वाला है उसने कहीं से इसके ऊपर जो स्पाइरल लगा हुआ है ये स्पाइरल कहीं से ख़रीदा। इस पर एक प्लास्टिक का कवर है ऊपर, ये प्लास्टिक कवर कहीं और से ख़रीदा है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें कुछ शीट्स हैं, ये शीट्स ख़रीदी। उसके बाद ये नोटबुक जो है या ये जो बुक है वो प्रिपेयर हुई, ये स्पाइरल बुक जो है बनके तैयार हुई। तो अगर मैं उस मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से बात करूं जिसने इसको बनाया, उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये जो गुड है ना, इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी ये सारी जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड है। कोई भी चीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं आप किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए एज एन इनपुट, वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड। या फिर आप कोई चीज़ खरीदते हैं ताकि उसको आगे बेच सकें, तब भी वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड क्या है सर? फाइनल गुड का मतलब होता है कोई चीज़ जो आप खरीद रहे हैं ताकि आप उसको खुद इस्तेमाल कर सकें, सेल्फ या पर्सनल यूज़ में लेके आएँ, पर्सनल यूज़ करें या पर्सनली कंज्यूम करें, कंज्यूम मतलब वही यूज़ करने के सेंस में है, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो। बात समझो, फाइनल गुड क्या है, मैंने क्या बोला, आप या तो सेल्फ पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। पर्पस अगर आपका पर्सनल है या बिजनेस है, दोनों ही सिचुएशन में वो फाइनल गुड कहलाएगा। जैसे आपने जैसे मैंने क्या किया, एक फ़ैन ख़रीदा। अब फ़ैन मैंने घर पे लगाया, तो इसे हम कहेंगे कि मैं इस फ़ैन को पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ैन जो है मेरे लिए वो फाइनल गुड है। अगर मैं इसको अपने बिजनेस में, मतलब मान लो कोचिंग पे इस्तेमाल करता फ़ैन, तो कोचिंग में मैं बेचने के लिए थोड़ी रखा है मैंने उसको। कोचिंग पे वो पंखा लगाया गया है ताकि उसको बिजनेस, मतलब वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जा सके, वो मेरे बिजनेस के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप कोई भी चीज़ अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, रखने के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के बेहतरी के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फाइनल गुड। या फिर आप उसको बिजनेस में ना इस्तेमाल करके अपने इस्तेमाल में लेके आए, तो वो पर्सनल यूज़ में आ रहा है, तब भी वो फाइनल गुड है। समझे बात? कोई भी चीज़ जिसको आप सेल्फ यूज़ में लेके आएंगे या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, वो फाइनल गुड कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड क्या है, जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं ताकि उसको दूसरी चीज़ को बनाने के लिए एज एन इनपुट में इस्तेमाल किया जा सके या उसको फर्दर रीसेल किया जा सके, तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। फाइनल गुड कब बन जाता है, जब आप किसी चीज़ को पर्सनल पर्पज़ के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ना फाइनल गुड को दो हिस्सों में और कैटेगराइज किया गया है। ये तो देखा आपने कि फाइनल गुड को सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और बिजनेस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो अगर बिजनेस पर पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना जी, तो उस वाले फाइनल गुड को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। और अगर आप उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस में यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, बेचने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स समझो फिर से, मान लो एक फर्नीचर में डील करने वाला कोई सेलर है, फर्नीचर डीलर है, उसने ना अपने शॉप पे बहुत सारे फर्नीचर, अलमारी रखी है, सोफ़ा रखा है, बेड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चेयर्स हैं, टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं फर्नीचर में, और वो उसको बेच के पैसा कमाता है। तो उस डीलर के पर्सपेक्टिव से, वो फर्नीचर वाला जो है, उस दुकानदार के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे बोलूँ इंटरमीडिएट गुड वो फर्नीचर्स क्या है, तो आप क्या कहोगे कि वो इंटरमीडिएट गुड है सर, क्योंकि उसको रीसेल करने के लिए रखा गया है। लेकिन अगर मैं वहाँ से कोई टेबल परचेज करके ले आऊँ और अपनी कोचिंग में रख दूँ, तो अब वो बेचने के लिए नहीं रखा गया है, मेरे लिए अब वही टेबल क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन सर अगर आप कोचिंग पे ना ले जाके घर पे लेके आ जाएं, उस टेबल को घर पे इस्तेमाल करें, तो वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तब भी वो फाइनल गुड की कैटेगरी में है। लेकिन इस बार क्योंकि वो घर पे इस्तेमाल हो रहा है, कंज्यूमर खुद यूज़ कर रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो कंज्यूमर गुड कहलाएगा। समझ आ रही है बात? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज़, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि जो चीज़ इंटरमीडिएट गुड है वो ज़िंदगी भर इंटरमीडिएट गुड ही रहेगी, जो चीज़ फाइनल है वो हमेशा फाइनल ही रहेगी। एनी गुड कैन बी अ फाइनल गुड, एनी गुड कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड। कोई भी गुड इंटरमीडिएट हो सकता है, कोई भी फाइनल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से इस्तेमाल में लेके आएंगे उसके बेसिस पे वो नाम रखे गए। अब अगर जैसे मैं चाय वाले की बात करूं, जो चाय वाला है वो दूध का इस्तेमाल करता है चाय बनाने के लिए, तो उसके लिए जो दूध है ना वो उसका इस्तेमाल करके चाय बनाता है, फिर वो चाय बेचता है। तो चाय वाले के लिए दूध इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो एज एन इनपुट यूज हो रहा है और जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो फर्दर सेल करेगा। लेकिन दूध मैं भी इस्तेमाल करता हूँ घर पे और हम भी चाय बनाते हैं, लेकिन वो दूध जो है वो चाय बनाने के लिए इस्तेमाल जो हो रही है उस चाय को बाजार में बेचा नहीं जा रहा, रीसेल नहीं हो रहा, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फाइनल गुड। और फाइनल में क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है इसलिए कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आएगा। समझे बात? तो कोई भी चीज़, जैसे मैं कहूँ जैसे एक कार शोरूम है, कार का शोरूम है, तो वो जो कार डीलर है उसके पास ना बहुत सारी कार्स खड़ी हैं। किस लिए रखी है सर वो कार? उसने बेचने के लिए ऑब्वियसली। तो वो बेच रहा है उसको, उसके लिए कार डीलर के लिए क्या है, वो कार खरीदी गई है रीसेल करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन वहां से गाड़ी हम खरीद के लिए आते हैं तो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड। अब अगर मैं उस गाड़ी को घर पे अपने पर्सनल अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो वो कंज्यूमर गुड है। मैं कोचिंग ले जाऊँ, कोचिंग के स्टाफ के लिए इस्तेमाल करूँ, या बिजनेस पर्पज में किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ, रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करूँ, उसको एम्प्लॉयज़ को छोड़ने लाने के लिए इस्तेमाल करूँ, तो तब वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो तब भी फाइनल है, लेकिन वो फाइनल का दूसरा कैटेगरी में आ जाएगा, कैपिटल गुड कहलाएगा। समझ आया सबको? तो गुड्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है ब्रॉडली। सुन लो फिर से। एक तो है इंटरमीडिएट गुड, दूसरा है फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है गुड जिसका इस्तेमाल आप एज एन इनपुट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, या उसको आप एज इट इज़ रीसेल करने के लिए आपने ख़रीदा है। दोनों ही सिचुएशन में इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को खुद के इस्तेमाल या बिजनेस के इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते, खुद यूज़ या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको रखेंगे, तो वो कंज्यूमर या कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ सकता है और दोनों ही सिचुएशन में वो फाइनल गुड कहलाएगा। अब एग्जाम में यूजुअली यहाँ से ना डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस कि आप बताएं डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में डिफरेंस क्या है। तो एक तो आप बेसिक मोटा मोटा आप ये लिख लोगे, एक तो मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस लिख लेंगे सर। पहला डिफरेंस तो हो जाएगा कि दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो बता दिया मैंने कि इंटरमीडिएट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड एज एन इनपुट or are purchased for the purpose of resale, which are either purchased for the purpose of producing any other final good, or it will be sold as it is to some other person. It is for the purpose of resale, therefore it will be called intermediate good. Final good क्या होगा? फाइनल गुड का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को सेल्फ यूज़ या बिजनेस यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो ये मीनिंग के बेसिस पे कर लेंगे आप। दूसरा डिफरेंस देखो, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, किसी कंपनी की बात कर लो जिसका काम है मैन्युफैक्चर करने का, तो उसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट ना अपनी अपनी जिम्मेदारी जो उनको मिलती है वो काम एग्जीक्यूट करता है हर डिपार्टमेंट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी कंपनी के किस बाउंड्री में, किस डिपार्टमेंट में आपको इंटरमीडिएट गुड मिलेगा और कहाँ आपको फाइनल गुड मिलेगा, इसके बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंस हो जाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री, कि सर अगर आप इंटरमीडिएट गुड देखना चाहते हैं तो वो आपको प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर मिलेगा, इट विल बी विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री। और फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड ना प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुका होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, जब बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, जब तक अंदर होता है वो इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में रहता है, रॉ मटेरियल की कैटेगरी में रहता है। जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है फिनिश गुड। तो अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में, तो हम कह सकते हैं कि सर इंटरमीडिएट गुड ना प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है और फाइनल गुड होता है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर।
within the production boundary intermediate good, outside the production boundary it will be a final good. तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूजन, किसको इंक्लूड किया जाता है किसको नहीं किया जाता, डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में। तो देखिए रॉ मटेरियल जो है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू चाहे आप डोमेस्टिक इनकम निकालें या नेशनल इनकम निकालें, दोनों ही जगह उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ना तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ना नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लॉजिक अभी मैंने बताया था सर, फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू के अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। अगर आप इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, अगर आप इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर देंगे तो उससे यह हो जाएगा कि एक ही चीज़ की डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपको नेशनल इनकम ओवर वैल्यूड नजर आएगा। इसलिए हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। तो चाहे आप नेशनल इनकम निकालें या डोमेस्टिक इनकम निकालें, दोनों जगह पे इंटरमीडिएट गुड नहीं आएगा, सिर्फ फाइनल गुड इंक्लूड होगा। कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, इसके अलावा चौथा हो जाएगा, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए आप। एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कार डीलर के लिए क्या है, कार फॉर अ कार डीलर इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि कार डीलर ने वो परचेज किया होगा ताकि वो उसको बेच सके आगे। लेकिन कार हाउस होल्ड के लिए क्या है, कार फॉर द हाउस होल्ड विल बी अ फाइनल गुड। ये बात आप ध्यान से समझ लो कि गुड जो है वो किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। सारा का सारा जो दारोमदार है किस पे है, सारा का सारा जो खेल है वो इस बात का है कि आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, उसका एंड यूज क्या है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप हो गए इंटरमीडिएट है। आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनल है। फाइनल में कौन सा है सर, कंज्यूमर गुड है। आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, फाइनल है। फाइनल में कौन सा है, कैपिटल गुड है। समझे बात। दूसरा 5वां डिफरेंस ये हो सकता है कि इंटरमीडिएट की कोई ब्रॉड कैटेगरी नहीं है। इंटरमीडिएट का कोई ब्रॉड कैटेगरी, देयर इज नो ब्रॉड कैटेगरी, फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं किया गया इंटरमीडिएट गुड्स का। लेकिन फाइनल गुड को फर्दर दोस्तों में कैटेगराइज किया गया है। आप लिख सकते हो फाइनल गुड कैन बी अ कंज्यूमर गुड और अ कैपिटल गुड। तो ये इंटरमीडिएट गुड के साथ नहीं होता। ये 4-5 डिफरेंसेस हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। जनरली मतलब 90% केसेस में डिफरेंसेस ही आया है, और डिफरेंसेस यूजुअली 4 नंबर का आया है। कभी कभी जो जैसे मिड टर्म्स होते हैं स्कूल के लेवल पे, जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें 6 नंबर का भी दे दिया है टीचर्स ने। मिड टर्म्स में, फाइनल्स में नहीं आया है, मिड टर्म्स में 6 नंबर में ही पूछ लिया गया है। तो आप मान के चले एग्जाम में इसका वेटेज ना सिर्फ 4 नंबर का रहेगा। लॉजिक एक और है, 4 नंबर का क्यों आएगा। असल में ये पूरा जो चैप्टर है ना, नेशनल इनकम जो पढ़ रहे हैं, इसका पूरा वेटेज ही 10 मार्क का है। उसमें 6 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, मैंने बताया आपको। अगर 6 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया तो 4 ही नंबर बचे ना। तो थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर की आ सकती है, 4 नंबर की। अब उस 4 नंबर की थ्योरी में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। 4 नंबर की थ्योरी में प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, टाइप्स ऑफ गुड्स, फिर आगे अभी 1-2 टॉपिक और पढ़ने वाले हम लोग, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। वो 4 नंबर के लिए वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ गुड क्लियर हो गया होगा, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट से कमेंट करो, मेरे को बताओ इनमें से किसी पॉइंट में डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछिए फटाफट से। अगली क्लास में होपफुली हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और इंटरेस्टिंग ही है वो चैप्टर भी, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं कर रहे थे, आपके अगर टच में है तो आप उन्हें बता दें, क्योंकि देखो लॉकडाउन के ख़त्म होने का कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्लासेस ज्वाइन करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन
के ख़त्म होने का इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा इस बात की कुछ क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके इमीडिएट बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो टीचर जितना पढ़ा रहा है आपको, जैसे पढ़ा रहा है आपको, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और क्लास ना छोड़ें, आप पढ़ते रहो, ठीक है। और लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, तब आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपके टच में है तो आप प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और उस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि वो चैप्टर ना इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं भी करी है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था या कुछ क्लासेस छूट गई थी इस वजह से नहीं कर रहे थे वो, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी समझ आ जाएगा। ताबिश ने पता नहीं क्या लिखा है, एस क्या है भाई, किसका नाम है? रीसेल और बिजनेस में क्या फ़र्क हुआ? रीसेल और बिजनेस में क्या फ़र्क हुआ भाई साहब? रीसेल और बिजनेस में ये फ़र्क हुआ कि मैं कोई चीज़ बिजनेस में रखने के लिए ख़रीद रहा हूँ, वो बिजनेस पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। इन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, और रीसेल का मतलब है मैं रखने के लिए नहीं, मैं बेचने के लिए ख़रीद रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? मेरा ही कैमरा ऑफ हो गया है, एक सेकंड रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं। अपना कैमरा ठीक कर लेता हूँ, और किसी को दिख नहीं रहा हो कि कोई और प्रॉब्लम है तो बता दीजिए फटाफट से। डिवाइस वीडियो कैमरा फ्रॉम कैम। अब जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था, पीडीएफ में इनका डिफरेंस दे रखा है, टाइप्स ऑफ गुड और इंटरमीडिएट गुड, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ लेंगे एक बार। बाकी ये 4-5 डिफरेंसेस मैंने बताए हैं, आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मैंने बता दिया है, आप लोग लिख तो लोगे ही ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को लिखवाना है? वैसे मैंने पीडीएफ में सेंड किया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही तो पूछ लो। हाँ, आते हैं ताबिश के सवाल पे। ताबिश का सवाल है कि सर बिजनेस पर्पज़ और रीसेल में क्या डिफरेंस है? तो मैं ये कह रहा था कि बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, बिजनेस में एज एन एसेट यूज़ हो रही है, बेचने के लिए यूज़ नहीं हो रही। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि एक फैक्ट्री, एक कंपनी में ना, फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीनें परचेज हुई, मशीन का क्या काम है? गुड्स बनाने का। और रॉ मटेरियल भी परचेज हुआ। वो फैक्ट्री ना ये कैलकुलेटर्स बनाती है, तो उस मशीन पे कैलकुलेटर बनता है, उस मशीन पे रॉ मटेरियल लगाए जाते हैं और वो रॉ मटेरियल कैलकुलेटर बना के देता है। तो जो रॉ मटेरियल है ना ताबिश, वो है आपका इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि रॉ मटेरियल वो एक आउटपुट बना रहा है और फिर वो बिक जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन जो मशीन है ना, वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो बिकेगा नहीं, वो मशीन रखी जाएगी ताकि दूसरी चीज़ें और बनाई जा सके, ये आपका कैपिटल एसेट है। उसी तरीके से जैसे किसी दुकान की बात कर लो, कोई परचून की दुकान है, परचून की दुकान में जो दुकानदार है जितना भी गुड रखता है अपने पास, जो भी एसेंशियल गुड्स रखता है, दाल चावल, ये सारी चीज़ें बेचने के लिए रखी है, रीसेल के लिए रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएगा इंटरमीडिएट। लेकिन उसने एक काउंटर रखा हुआ है, उसने तराजू रखा है, उसने बहुत सारी और चीज़ें, चेयर्स रखी हुई हैं, उसने एक फ्रिज रखा हुआ है, ये सब चीज़ बेचने के लिए नहीं, वो बिजनेस में यूज़ होने के लिए, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस पर्पज़, इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का, वो कैपिटल गुड है। समझ गए बात? होपफुली क्लियर होगा। अब कोई डाउट है अगर अभी भी तो पूछो फटाफट से। अर्सलान का आंसर आ गया सर, डाउट नहीं है। ताबिश का डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में डाउट है भाई साहब। इंटरमीडिएट गुड जो है, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम दोनों जगह इंक्लूड नहीं होता। डोमेस्टिक का मतलब जब आप सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम, यानी कि सिर्फ जब आप जीडीपी निकालते हैं सिर्फ, तो भी इंक्लूड नहीं होगा। और जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे,
जीडीपी प्लस अब्रॉड वाली जो इनकम ऐड करते हैं हम, तो भी वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, चाहे आप जीडीपी निकालें चाहे आप नेशनल इनकम निकालें। खुशी का है, खुशी का आंसर, अच्छा खुशी का कमेंट पहले का था सर, पेन हटा लीजिए। फैसल नो सर। मोहम्मद सर कल के होमवर्क में कुछ डाउट है, और रियल एंड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर कब पढ़ेंगे? रियल और नॉमिनल जीडीपी अयूब, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। एक्चुअली एक टॉपिक है रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, ये तो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, लेकिन रियल जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो मैं यूजुअली सिलेबस एंड होने के बाद सेशन के एंड में करवाता हूँ, तो देख लेंगे। मेरा प्रेफरेंस है कि हम लोग सेशन के एंड में ही करें, बाकी अगर बच्चे कहेंगे करवाना है तो मैं करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा। टॉपिक जो है मैं कल नया स्टार्ट करना चाह रहा था, इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग, क्योंकि बहुत दिन से नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम पॉसिबली एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। अमान का है सर, ऑडियो सुन लीजिए व्हाट्सएप पे। बिल्डिंग बनाना है और उसके लिए मैं सर अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है और उसके लिए मैं रॉ मटेरियल, मान लीजिए अगर मैं सीमेंट खरीद रहा हूँ और उसको अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ बनाने के लिए बिल्डिंग को, तो ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे कुछ बना रहे हैं। और अगर यही गुड जब बन जाएगा फाइनल, यहाँ पर बिल्डिंग जब बन जाएगी हमारी, अगर यही मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ तो ये कैपिटल गुड हो गया। और अगर ये मैं यूज कर रहा हूँ बनाने के लिए, खुद अगर फैमिली के लिए यूज कर रहा हूँ, और अगर यही गुड जब बन जाएगा फाइनल, यहाँ पर बिल्डिंग जब बन जाएगी हमारी, अगर यही मैं बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल। हाँ जी अमान, एकदम सही तुमने कहा, जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह, ईंट पत्थर जो भी है, रोड़ी बजरी सरिया बालू, वो सब जो है वो सब आपका इंटरमीडिएट गुड है। और जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो बिल्डिंग, जो महल आप तैयार कर रहे हो, वो आपका फाइनल गुड कहलाएगा। चले फिर आज के, मेरा ख्याल है आज के एपिसोड में इतना, किसी को कोई डाउट नहीं है। और जो डाउट्स आ रहे हैं, जैसे अब्दुल अयूब, किसको डाउट था यार, मोहम्मद का शायद कोई डाउट है, वो डाउट सर यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, आप व्हाट्सएप पे कर लें मैसेज, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अगर कोई और थ्योरेटिकल डाउट है किसी को तो आप करें, आप पूछें। न्यूमेरिकल डाउट्स अभी हम नहीं ले रहे हैं। और जाते जाते सब लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। ये चैनल एक्चुअली बहुत पहले बनाया था मैंने, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। अभी ये सोचा है कि इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होंगी ना, वो इसी चैनल के थ्रू होंगे, और अकाउंट्स की क्लासेस जो हैं वो ज़फ़र सर उस वाली क्लास, उस वाले चैनल के थ्रू लेंगे। चलें, और टेक केयर, ख्याल रखें अपना आप लोग। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज के एपिसोड में इतना ही। खुशी, अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लो प्लीज़, आप व्हाट्सएप कर लो, ऐसे नहीं बता पाऊँगा मैं।